नमस्ते दोस्तों। आज का जो क्लास है इकोनॉमिक्स के ऊपर, ये क्यों हम लेके आए हैं, क्योंकि आजकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, वार्स चल रहे हैं, आप अभी देखे होंगे 2-3 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 7 पॉइंट्स बोले हैं कि ये चीज़ें अवॉइड करिए। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स, आप कोई भी फील्ड से हो, आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर नॉलेज होना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि बहुत कम टाइम में सम अप करने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो रहता है तो लेंथ आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दो आते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है। और मैक्रो में क्या होता है, जो हमारे देश का जो बजट होता है उसमें जीडीपी होता है, बजट में जो डिसीजन लेते हैं, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हो गया आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हो गया, आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, ये सब आ गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर, लोग का कैसा सोचते हैं, कैसे खरीदते हैं, और डिमांड मार्केट में क्या रहता है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई हो पाता कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्लास आज का है। तो वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैंने आपको बताया ना, सप्लाई और डिमांड हो या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उससे पहले आपको ये डाटा आप देखिए। 2008 में यूएस में क्राइसिस आए थे, पता होगा आप सबको, 2008 का क्राइसिस। आप देखो इनका जो क्या बोलते हैं, 2006 में पूरा बड़ा ये क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का जो ग्राफ होता है उनका, जो आप लोन लेते हो बैंक से, आप रिपेमेंट कर पाते हो कि नहीं, उसकी जो रिस्क फैक्टर होता है ना, कि इतना नहीं, इतना डेप्थ में चला जाएगा, एनपीए हो जाएगा। तो आप देखिए जुलाई 2006 से आया, 7 से आया, 7 से आया, जैसे आपको जुलाई 2008 में आप कहां से कहां तक पहुंचा है, देखिए यहां तक। तो ये इस टाइम में ये क्राइसिस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो डिमांड्स थे उसके बराबर से उसकी फुलफिलमेंट हो नहीं पा रही थी। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा कोलैप्स कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ठीक से हो नहीं रही थी। तो उसके वजह से पूरा जो मार्केट क्राइसिस हुआ था 2008 का, पूरा क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस उसके वजह से आया था। तो इसको समझने के लिए, मैक्रो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैं खाली एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा, मैं कोई मतलब डेफिनेशन देकर उसको बताऊंगा नहीं, मैं बस एग्जांपल देकर समझाऊंगा ताकि आपको इजीली आप लोग समझ पाओ। तो एग्जांपल में मैं पहले आपको एक पहला एग्जांपल दे रहा हूं। अब समझ लीजिए कि आपके पास 500 रुपया है और आपको 3 ऑप्शन है। आप जा सकते हो, डोमिनोज पे पिज्जा खाना है आपको, और पीवीआर में मूवी देखना है, और स्टारबक्स से कॉफी लेना है। लेकिन आप 500 रुपये में 3 चीजें नहीं कर सकते। अगर आप स्टारबक्स और पीवीआर में जाते हो तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। कहाँ को? आप डोमिनोज से आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, अगर मूवी देखते हो, पिज्जा खाते हो, तो आपको स्टारबक्स को स्किप करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव। आपके पास क्या है वो इकोनॉमिक्स नहीं है, आप उस पैसे से क्या क्या कर सकते हो। इट्स अबाउट व्हाट कैन बी डन, व्हाट वी हैव विथ यू। तो आपके पास जो है वो, उसको रखने से क्या मतलब, क्या इकोनॉमिक्स नहीं होता है। आप उस पैसे से क्या क्या कर सकते हो। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक कंट्री, अभी आपका यूएस ने अभी क्या किया था, अभी इन्वेड किया था ना वेनेजुएला। यहाँ पे उसका कैपिटल था कारकस करके उसके कैपिटल है। तो यहाँ पे यूएस ने भी आके पूरा उनका प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। और लेने के बाद क्यों उठा के ले गए, क्योंकि उनके पास पूरा ऑयल रिजर्व, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लेकिन क्या वो अमीर है वो देश? सिमिलरली आप स्विट्जरलैंड देखो, आप जितने भी गाड़ी देखते हो ना, स्विस मेड होता है, और वहां का टूरिज्म से लेकर बहुत रिच कंट्री है, पर उनके पास उतना रिसोर्सेस है नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी इकोनॉमी, आपका पॉलिसी, आप कैसे उसको ये करते हो। जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव। आपके पास ऑयल हो सकता है, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं। मेरा म्यूचुअल फंड्स वाला वीडियो अगर देखे होंगे ना, उसको मैं रिलेट कर रहा हूं। यहाँ पे आपके पास ये एक मर्सिडीज कार है, और ये आपके पास होंडा सिविक का कार है। तो आपके पास मर्सिडीज आता है कितना, समझ लीजिए 2 करोड़ में आता है, और ये होंडा सिविक कितना आता है, 12-15 लाख या 20 लाख पकड़ लीजिए। तो अगर आप 1 करोड़ का गाड़ी खरीदते हो और आप सोचो कि 20 साल चलाते हो 10 साल चलाते हो उसको, 1 करोड़ की गाड़ी आपने खरीदा, 10 साल के लिए आपने चलाया। उसी जगह पे अगर आप 20 लाख की होंडा लेते हो और आपने बचाया कितना, 2 करोड़। अगर आप मर्सिडीज को समझते हो तो यू आर सेविंग देयर 1 करोड़ 80 लाख। आप 20 लाख का गाड़ी ले लिए
और जो बाकी 1.8 सीआर है ना, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अगर समझ लीजिए कि 1.8 सीआर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, ओके, 10 साल के लिए, ये 8 है, ओके। तो समझ लो कि एक साल का एक छोटा सा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आजकल 20-30% दे रहे रिटर्न, तो अगर आप 10% भी करते हो ना, तो मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड में बता रहा हूं, मैं कंपाउंडिंग मेथड में जा ही नहीं रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड में बता रहा हूं। अगर 1,80,00,000 होता है, 18 लाख होता है आपका, ठीक है, 18 लाख पर ईयर, तो 10 लाख हो, 20 साल हो गया, कितना हो गया, 3.6 सीआर। तो आप अगर जा रहे हो मर्सिडीज के साथ, आपका 2 करोड़ तो वहां गया, और ऊपर से आपने 1.6 सीआर यहाँ लॉस किए। क्यों, कैसे लॉस किए, गाड़ी आपकी 2 सीआर का है, 2 सीआर का गाड़ी है, और यहाँ पे अगर वो 1.8 सीआर डालते तो आप कितना बचाते एक्स्ट्रा, वो भी 1.6 सीआर, वो भी आपका लॉस गया, ठीक है। तो 3.6 में से आपने 2 करोड़ का गाड़ी लिया, मतलब उस टाइम पे जिससे जो 20 लाख का गाड़ी लिया, वो 20 साल के बाद उसके पास 3 करोड़ 60 लाख का अवेलेबल फंड्स होगा, ठीक है। तो वो इकोनॉमी वो डिसाइड किया कि मेरे को क्या करना है, सेविंग्स के तरफ जाना है कि लग्जरी की तरफ जाना है, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों से हो सकता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा पैसा है मैं करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए बोल नहीं रहा हूं, मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। उसके ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, कैसे लोग उस तरह क्या करते हो, वो पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट से, वेनेजुएला का एग्जांपल मैंने दे दिया, स्विट्जरलैंड का दे दिया, ऊपर ही स्टारबक्स, अपना क्या बोलते हैं डोमिनोज पीवीआर वाले दे दिया, और यहाँ पे आपको गाड़ी की एग्जांपल दे दिया, तो यहाँ से पता चलता है कि आप प्रॉपरली आपका इकोनॉमी को प्लानिंग करेंगे, उसका अकॉर्डिंगली आप स्पेंड करेंगे, देन यू कैन सस्टेन। नहीं तो जैसे क्राइसिस आते हैं, आज भी क्राइसिस चल रहे हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब जो क्या बोलते हैं, पूरे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आपकी क्रूड ऑयल की रेट बढ़ रही है, जो ट्रांजिट होता है ना जहाजों का, उसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि अगर आप जहाज जा रहा है कहीं यहाँ से कहीं, खतरा आजकल है अटैक का, तो जो इंश्योरेंस कंपनी जो गाड़ी जो शिप का इंश्योरेंस 10 लाख में करता था, अभी वो 50 लाख मांगता है। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली अफेक्ट कौन होगा, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के ऊपर अफेक्ट होगा तो फिर अफेक्ट होगा कौन, आपका देश का जीडीपी। तो वही क्या हुआ 2008 में, जब यूएस बोला ना, एग्जांपल दे रहा था, 2008 में जब यूएस के क्राइसिस आए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अभी तो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, हमें काम करते, जो मिलियनरीज है ना, जो 8,000 कुछ मिलियनरीज थे यूएस में उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो दे टैक्स देम मोर, बोले कि इनको टैक्स, ज्यादा टैक्स बढ़ाओ, जो बिलियनर्स हैं, जो करोड़पति है, उनको ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि फाइनेंशियल बैलेंसिंग हो सके। तो उनके ऊपर लगा दिया टैक्स। तो पहला साल अराउंड 1.5 लाख मिलियन मतलब कलेक्शन हुआ टैक्स रेवेन्यू से, तो सब लोग खुश थे गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट ईयर देखा तो वो 8,000 में से 2,000 लोग निकल गए, अपना बिजनेस वहां से शिफ्ट करके कहीं दूसरी कंट्री चले गए, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन आ गया था टैक्स का। तो नुकसान कितना हुआ, पहला साल में प्रॉफिट हुआ था $1.5 मिलियन, दूसरे साल में 3 मिलियन का लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ, गवर्नमेंट को हुआ। तो ऐसे गलत प्लानिंग के वजह से वहां पे क्राइसिस बढ़ी थी। और आपको पता है जब यूएस में क्राइसिस आएगा इट विल इंपैक्ट ग्लोबली। तो ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये हो गया। और दूसरा चीज आपको बताऊंगा, जो बोला था ना मैंने, ये हो गया आपका ह्यूमन कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, आपका जो क्या बोलते हैं, क्या आपके पास है फंड्स के बगैर उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये आपको बता दिया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जो माइक्रो का दूसरा टॉपिक है। अभी समझ लीजिए आप एक सिटी में हो, तो वहां पे जो पिज्जा बनती है ना डोमिनोज की, जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, तो पिज्जा में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिंग्स लगती है, कभी पनीर लगती है, कभी वो कैप्सिकम लगती है। तो सारी चीजें आपके सिटी में तो नहीं मिलता है, लेकिन आप जब भी देखो कहीं पे भी कोई भी ऑर्डर करता है तो उसको टाइम पे पिज्जा मिल जाता है, चाहे कोई भी फ्लेवर हो, कोई भी क्या बोलते हैं जो वेराइटी, वेज नॉन वेज में कुछ भी हो। वो कैसे होता है, क्योंकि उनकी पूरी जो सप्लाई चेन होता है ना, वो पूरा अकॉर्डिंगली उसमें ये करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग डिसाइड मतलब जब सप्लाई का ज्यादा होता है, मतलब जब डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कंपनी पैसा बढ़ा देता है।
और जब डिमांड कम रहता है तो ज्यादा पैसा बढ़ाने से, और जितना अब तो ऑलरेडी डिमांड कम है तो कंपनी को उनके प्राइसेस कम करने होते हैं। तो इसीलिए जब बैलेंस होता है ना, जब सप्लाई जब ज्यादा होता है या सप्लाई कम होता है, तो वो बैलेंसिंग में पैसे का जो फाइनेंस का जो होता है उनका मैनेज हो जाता है। इसीलिए वो लोग प्राइसिंग डिसाइड करता है कि उनकी ग्रोथ या सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा। लेकिन और एक चीज, अगर आप प्राइस कम करते हो तो वो भी नुकसान कभी कभार हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में गवर्नमेंट अभी बहुत सारे फ्री बीज दे रहे हैं। फ्री बीज मतलब जो बोलते हैं ना, ऐसा ये फ्री वो फ्री। अभी समझ लीजिए कोई रेसिडेंशियल एरिया है, वहां पे रेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आके बोलता है कि नहीं, तुम ये रेट के ऊपर तुम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते रेंट। किसके पास से? टेनेंट के पास से। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, लेकिन इससे तो लैंडलॉर्ड खुश नहीं होगा। तो जब रेंट कम होगा तो उसको लेने के लिए ज्यादा लोग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आपको भी कम रेट में अच्छा एक अपार्टमेंट चाहिए, आप भी जा रहे हो, कोई लेडीज लोग 3-4 लड़की जो है उनको भी सेफ के लिए उनको भी एक कमरा चाहिए, तो वो लोग भी वहां पे जा रहे हैं। बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, किसको सस्ते में नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, जो डिजर्विंग है ना उसको नहीं मिलेगा, कोई बड़ा आदमी सस्ते में लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो सप्लाई है आप कम रेट के वजह से, अभी लैंडलॉर्ड क्या करेगा, वो बराबर टाइम से मेंटेनेंस नहीं करेगा, वो रिपेयर नहीं करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो बिल्डिंग की हालत खराब हो जाएगी, वहां से सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। अबैंडन पड़ा है बिल्डिंग और यहाँ पे लोग सड़कों पे रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक्स को कैसे हैंडल करना। अगर गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देके, जो फ्री बीज है उसको ना करके कुछ सोशल सर्विस में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो और पॉलिसी प्लानिंग में करे, तो जीडीपी की जो एवरीडे जो हमको दिक्कत आती है ना, वो नहीं आ सकती। ये हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई आ गया, आपको समझा दिया मैंने, और मैंने वो कंज्यूमर बिहेवियर से लेके और आपका प्लानिंग का वो बता दिया। अभी आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो माने जो हमारा इंडियन बजट होता है ना, हर साल February 1 को होता है, और कभी कभार अगर इलेक्शन रहा उस साल, अगर समझ लो कि 2027 का February इलेक्शन आसपास आता है, कभी अगर बजट के 1-2 महीने आगे पीछे अगर रहता है ना इलेक्शन, तो बजट फरवरी में नहीं करते हैं, उसको जुलाई में लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। तो वो बजट में पूरी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं, जो मेजरली थोड़े बहुत फोकस करते हैं, फिर अगला साल फरवरी तक वेट करते हैं ताकि वो यूनियन बजट में पेश करे। तो वो बजट में मेजरली डिस्कस क्या होता है, हमारा जो जीडीपी कैसे ग्रोथ हो रहा है, और हमारा क्या बोलते हैं कैसे कैसे स्पेंडिंग होता है ना, हम लोग एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे डिफेंस में, हर तरह में, रोड्स, रेलवेज में, उस तरह का पूरा प्लानिंग होता है। कितना खर्चा लास्ट ईयर हुआ था, इस बार कितना हम लोग ज्यादा एलोकेट कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कुछ टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स घटा रहे हैं, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना बड़ा है, वो सब चीजें बजट में डिस्कस होता है। तो मेजरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीटली बजट के ऊपर होता है, और हमारा टोटल नेशन का अर्निंग और एक्सपेंडिचर, उसके बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट में आपको मैं बताऊंगा 3 चीजों का डेफिसिट होता है। एक होता है ट्रेड डेफिसिट। मेन चीज अगर देश चलता है ना, वो 3 चीजों से चलता है, क्योंकि आज अगर कुछ बोल रहे, वार चल रहा है, उसके वजह से हमारा ये रेट बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया, वो क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ दिस 3 डेफिसिट्स। एक हो गया ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कोई एक कंट्री है, चाइना है, चाइना से हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं ना, $100 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, कोई भी हाउस होल्ड आइटम हो गई, हम लोग उनके पास से 100 बिलियन फॉर एग्जाम्पल अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने हम क्या देते हैं चाइना को? चाइना हमारे पास से क्या लेता है? वही एग्रीकल्चर आइटम थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी सब तो वो सब कुछ बनाते हैं ना, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है, 90 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो हमारा क्या होता है, डॉलर, हमारा जो क्या बोलते पूरा जो डॉलर का जो हमारा रिजर्व है वो घट जाता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो वो हो गया आपका ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और दूसरा हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड डेफिसिट भी आता है, और उसके अंदर जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है फॉरेन में, अगर हम लोग गोल्ड में हो, बॉन्ड में हो, फॉरेन यूएस बॉन्ड में, कई अलग कंट्रीज के बॉन्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसकी जो पैसा आता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में काउंट होता है। और जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी करंट अकाउंट के अंदर आता है। उसके साथ साथ जो हमारे जो एब्रॉड में रहते हैं इंडियंस, जो एनआरआईस रहते हैं, वो घर को पैसा भेजते हैं ना, वो रेमिटेंस बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंस। तो उसको फॉरेन रेमिटेंस प्लस आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, और तीसरी आपकी ट्रेड डेफिसिट, तीनों को मिला के करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और तीसरे में आपका आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब हर साल हमारा कितना रेवेन्यू हुआ। रेवेन्यू गवर्नमेंट भी तो रेवेन्यू जनरेट करती है ना। अभी फॉर एग्जांपल आप देख लो, LIC हो गई, आपका HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो गई,
और आपकी DRDO हो गई, ये सब चीजें क्या है हम लोग बना के कुछ एक्सपोर्ट भी करता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास जितनी सारी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गई, CPCL हो गई, जितनी सारी कंपनीज गवर्नमेंट PSU के अंडर आती है ना, तो वो सब भी जनरेट करते हैं रेवेन्यूज। और थोड़े बहुत फंड्स हम लोग फॉरेन से एड में भी मतलब लोन में भी लेते हैं, IMF से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। तो वो पूरी चीजों को मिला के फुल ईयर में हमारा कितना हो गया, क्या इनकम हम लोग रेवेन्यू कितना जनरेट किए और हमारा स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पे हुआ, ये तीनों चीजें। पहला चीज का ट्रेड डेफिसिट, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ गई। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गए, प्लस इन्वेस्टमेंट, प्लस हमारा फॉरेन का जो रेमिडेंस हमको आता है। और तीसरा चीज होता है फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा तीनों जो पूरे थ्रू आउट द फाइनेंशियल हमारा जो टोटल स्पेंडिंग हुई और उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। तो ये चीजें बजट में मोस्टली डिस्कस होता है ये चीजों के ऊपर। ओके और दूसरा चीज है बजट में ये बोल रहे टैक्सेशन में क्या क्या ग्रोथ हुआ, लास्ट टाइम कितना GST कलेक्शन हुआ, इसमें क्या अमेंडमेंट्स लेके आना है, लॉज में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कहाँ बढ़ेगा, ये करेगा, वो सब चीजें आ जाता है माइक्रो में। माइक्रो में क्या आ गया, जो स्पेंडिंग का आप कैसे करते हो, फंड्स है लेकिन आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। और दूसरा चीज डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से सप्लाई को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप अगर प्राइस बढ़ाओगे ना तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। और उसी चीज अभी फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी पूरे दुनिया में पेट्रोल का रेट 40%, 30%, कहीं कहीं पे तो 50%, 100% तक बढ़ा है। हमारा क्यों स्टेबल है, क्योंकि जो लॉसेस है ना वो कंपनीज बियर कर रही है। जो पेट्रोल जो रिफाइनरी से जैसे रिलायंस हो गई, नायरा हो गई, हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, HPCL हो गई, ये सब लोग पहले जब हम लोग वार चल रहा था रशिया यूक्रेन का, हम लोगों को क्रूड ऑयल बहुत सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था। तो उस टाइम पे इन लोगों के पास जो रिजर्व सरप्लस था ना बहुत पड़ा था पैसा, बहुत प्रॉफिट कमाए थे लोग। अभी वही प्रॉफिट को ये लोग कंपेंसेट कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उनके ऊपर बर्डन ना आए। लेकिन ये चीजें भी हर चीज का लिमिट होता है ना, क्योंकि हमारे पास 60 डेज का क्रूड ऑयल का रिजर्व है, 45 डेज का LPG का क्रूड मतलब क्या बोलते हैं स्टोरेज का रिसोर्सेस है। तो वो जब सप्लाई, जब हमारा पॉपुलेशन कितना है 140 करोड़ से, तो डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट उसके हिसाब से रेट्स बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो अभी हमारा जो गोल्ड हम लोग गवर्नमेंट बोलता है ना गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए, अभी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए 7 पॉइंट है, आप इसके अंदर देखिए 7 के 7 कंप्लीटली रिलेटेड है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। पहला चीज वर्क फ्रॉम होम वेयर इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आप अगर ऑफिस जाओगे, गाड़ी की यूज करोगे या कार की यूज करोगे तो पेट्रोल उसमें स्पेंड होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रायोरिटीज, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप खत्म कर दो, पूरा मत जाओ। उन्होंने बोला कि प्रायर कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा काम। जैसे कोरोना टाइम पे सब लोग तो घर से काम करते 100%, तो यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत अगर व्हेरेवर पॉसिबल, अगर हो सके तो घर से काम करिए, नहीं तो आपको रेगुलर जाना। दूसरा चीज अवॉइड बाइंग गोल्ड। हाँ, ये चीजें हैं, ये बहुत लोग इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। अभी देखिए हमारा पर ईयर जितना हमारा टोटल 700 बिलियन का जो हमारा इंपोर्ट होता है ना, टोटल सब चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, IT हो गई, एसेंशियल्स हो गई, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स हो गई, गोल्ड भी आ गई, तो गोल्ड उसका 10% होता है। $77 बिलियन हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं एवरी ईयर। तो वो उसमें क्या होगा कि ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करोगे, जो हमारा रिजर्व है ना, जो डॉलर का जो रिजर्व है, हमको तो उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जब ज्यादा खर्चा करेंगे तो डॉलर की रेट बढ़ेगी। तो एक चीजों के लिए पूरा जो बाकी चीजें का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि तीसरा चीज बोलिए रिड्यूस पेट्रोल डीजल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपके पास कुछ बस है, ट्रेन है, फैसिलिटी है और सस्ता भी पड़ता है, कोशिश करिए अवेलेबल, रिड्यूस इफ पॉसिबल, ठीक है। और तीसरा चीज ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है। कुकिंग ऑयल, ये आप बोलोगे कि अरे मेरे घर में 10 लोग हैं तो मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, वो चीजें बस देखिए गवर्नमेंट है, उन्होंने पॉलिसी बनाया है, कुछ तो सोच के बनाया होगा, आपको हो सके तो फॉलो करिए। दूसरा चीज है डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फार्मिंग। ये अगर करना तो ये गवर्नमेंट लेवल में उनको करना था, तो आप लोग यूरिया सबसे दे रहे हो फर्टिलाइजर्स। अगर आप अगर उनका उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग गवर्नमेंट उतना 10 साल 50 साल पहले उतना स्टेप लिया होता तो आज इसकी नौबत नहीं आती। और चौथा हो गया आपका यूज फ्यूअर फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, अडॉप्ट देसी। अपने यहाँ क्या बनता है, अगर यहाँ पे मोबाइल बनता है लिखा होता है पीछे मेड इन इंडिया, लेकिन असेंबल होता है पूरा का पूरा स्पेयर पार्ट, उसका चिप पूरा आता है बाहर से, ताइवान से आता है, चाइना से आता है।
तो अपने यहाँ उतना मैन्युफैक्चरिंग का उतना ये है नहीं, अभी थोड़े बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, अडॉप्ट स्वदेशी। और तीसरा चीज अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, ये इसका पैसा है भाई वो जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सब आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आज ए नेशन सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर कुछ लोग समझ लीजिए कि 40 करोड़ या 50 करोड़ लोग ये फॉलो नहीं किए और उसके वजह से जो क्या बोलते हैं हमारे डॉलर की जो डिपेंडेंसी बढ़ता जाएगा और रिजर्व कम होते जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट पूरे इंडियन सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स सबको थोड़ा बहुत समझ में आना मतलब नॉलेज रखना चाहिए सबको। और हमने अपने 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया है। लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हमारे वीडियोस अगर लेंथी है ना तो टाइम देके देखिए भाई, क्योंकि हम किसी को अच्छा नहीं लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट की जगह 1 घंटा खड़ा होकर वीडियो बनाए। टॉपिक अगर लेंथी रहेगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। और हमारा प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स और जो बिजनेस कैटेगरी में आते हैं जो लोग। अगर स्टूडेंट्स को हम लोग प्रॉपर्ली समझाएंगे नहीं और एक बिजनेस ओनर को प्रॉपर्ली उसको बताएंगे नहीं, ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया हम नहीं देखेंगे तो वो समझेगा कैसे। तो एक चीज के लिए मैं 3 वीडियो क्यों बनाऊं, व्यूज के लिए। तो एक वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर पूरा टॉपिक में कवर करता हूं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में मेजर यही है, मैक्रो में वही 2 चीजें डिमांड सप्लाई हो गई और माइक्रो में ये बजटिंग ये सब जीडीपी वगैरह हो गई। मेन वही दो है। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो अगर इसी को करेंगे तो बाकी सारे जो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स है ना इसी रिलेटेड ही है। और जो बिजनेस में है आप लोग भी प्रॉपरली मैनेज करिए, कितना जो आपका क्या बोलते हैं जो गुड्स आ रहे हैं उसके प्रॉपर उसके रिकॉर्ड्स रखिए, ताकि आपको जब ऑर्डर देना है तो आप अपना ऐसा नहीं कि भाई ढूंढ लग जाओ कि मेरे पास तो स्टॉक ही नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग करिए इकोनॉमिक्स के अंदर, डिमांड के हिसाब से सप्लाई रेडी रखिए। जैसे ऐसा नहीं कि कभी डिमांड नहीं रहा तो आपके पास स्टॉक खराब हो, तो उसकी स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉपर करिए। प्रॉपर इकोनॉमिक्स के थ्रू आपका करेंगे तभी जाके आज ए कंट्री आपका इकोनॉमी स्टेबल होगा, तो सोसाइटी आज ए कंट्री देश की इकोनॉमी स्टेबल होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना, थैंक यू, जय हिंद।